हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई हैव एक्सप्लेन्ड हिंदी पेपर। कक्षा 10 का पेपर है जो आज ही परीक्षा हुई है आपकी 24 मार्च को, जिसका जो कोड है 801 AB। ये हमीरपुर ज़िले का भी है, एटा ज़िला, अलीगढ़ ज़िला। यहाँ पर आपका ये विद्यालय में एक कोड में ये इस तरह का पेपर आया होगा, तो आप लोग सोल्यूशन देखेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहले तो आपको ये है कि नोट दिया रहता है कि 3 घंटे 15 मिनट का आपका पेपर है, 70 नंबर का पेपर रहता है, जिसमें से 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए दिया जाता है, लेकिन जैसे भी आप उस तरह मैनेज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका आता है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। 4 वाक्य दिए हैं आपको, 4 में से एक आपको करना है। इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका है गुनाहों का देवता। और कई लोगों ने मित्रता रामचंद्र शुक्ल कहानी संग्रह इसको भी किया है, लेकिन ये कहानी संग्रह ना होकर कि ये जो मित्रता है आपका, ये आपका निबंध संग्रह में आता है। इसका जो सही आंसर है गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आपका आ गया निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक के लेखक का नाम लिखिए। अब ये 4 दिए, 4 में से आपको जो आती हो आप लोग कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको चारों बता दे रहा हूँ। सेवा सदन आपका प्रेमचंद का है, प्रेमचंद्र, इसका प्रेमचंद्र है। और चंद्रगुप्त ये आपका जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद है इसके लेखक। अब आपका आ गया बर्फ की गुड़िया, तो ये आपका है जयप्रकाश भारती, जयप्रकाश भारती, ये आपका इसका ही आंसर। अतीत के चलचित्र, ये तो बहुत फेमस है, रचना महादेवी वर्मा की है। तो आपने जो किया हो आप लोग मैच कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, कलम का सिपाही में किस साहित्यकार का जीवन परिचय है? अब ये क्वेश्चन आपको बहुत डाउट किए, कोई कोई बता रहा है प्रेमचंद है, कोई अमृत राय, लेकिन इसका सही आंसर जो है अमृत राय है। किसी एक एकांकी लेखक का नाम लिखिए। एकांकी लेखक बहुत से हैं, लेकिन आपके जो फेमस एक हैं डॉक्टर राजकुमार वर्मा। आप किसी एक एकांकी लेखक का नाम आप लोग लिख देंगे डॉक्टर रामकुमार वर्मा। उपेंद्रनाथ अस्क भी हैं एकांकी लेखक, जो आपको बना हुआ आप लोग कर देंगे। आवारा मसीहा की रचनाकार, तो आवारा मसीहा आपकी फेमस एक रचना, इसके जो लेखक हैं विष्णु प्रभाकर, विष्णु प्रभाकर ये आपके लेखक हैं। आपका इस प्रकार से गद्य का पोर्शन हो गया। अब छायावाद की 2 प्रमुख विशेषताएं, रीतिकाल की 2 प्रमुख प्रवृत्तियां। अब ये आप लोग, क्योंकि इनमें से बहुत सारी विशेषताएं, बहुत सारी प्रवृत्तियां, अगर आपको कोई बताएं तो आपको लगेगा कि ये हमने नहीं किया, ये नहीं किया। जो आपने किया है वही इसकी विशेषताएं हो जाएंगी। इसमें देख लें आप, किसी एक प्रगतिवादी कवि के नाम। प्रगतिवादी में भी कई हैं, लेकिन जिसमें फेमस है निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये आप लोग इसको कर लेंगे। अब आप आ जाइए गद्य में। निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो आपको एक गद्यांश आता है, तो गद्यांश में आपको क्या है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं गद्यांश में, उन्हीं को देख करके आपको पहचानना पड़ता है कि ये किस पार्ट से आया। जैसे आगे कुसंग का ज्वर, कुसंग अर्थात कुसंगति, संगति का मतलब मित्रता, मित्रता पाठ से आया है। इसके मित्रता पाठ आपको समझ में आ गया, तो मित्रता पाठ के तुरंत आपको पता चलना चाहिए कि इसके लेखक कौन है। इसके लेखक हैं डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तब आप इसके प्रश्नों में आ जाइए। तो लिखा है उपरयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। गद्यांश का संदर्भ का मतलब मेन टॉपिक होता है कि आपको लेखक का नाम और पाठ का नाम सही होना चाहिए। तो गद्यांश में आप क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी भाषा के गद्यखंड नामक, अर्थात गद्यखंड नामक मित्रता पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं। इस तरह से आप लोग इसका आंसर कर देंगे, आपका 2 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। अब गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो व्याख्या में क्या करते हैं कि जो ये आपका अंडरलाइन पोर्शन दिया होता है, इसी को आप संकेत डाल के डालेंगे, कुसंग का ज्वर, बीच में थोड़ा सा डैश कर देंगे और लाख में लिख देंगे 6 करता है। अब आपका इसमें अर्थ क्या लिखेंगे? आप कई प्रकार से अर्थ लिख सकते हैं। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, तो आप इसमें क्या लिखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताया है कि कुसंग का ज्वर, कुसंग मतलब कुसंगति, जो बुरी संगति होती है। ज्वर मतलब एक प्रकार से लत, आदत। ज्वर मतलब होता है बुखार, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ जो लग रहा है आदत, कि कुसंगति की जो आदत है सबसे भयानक होती है। इसका प्रभाव बहुत ज्यादा हो जाता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय कर देता है। इसका मतलब यह है कि आप कोई भी कार्य करें, कोई भी अच्छा कार्य करें, बुरा कार्य करें, लेकिन आपकी जो संगति अगर बुरी है तो आपका कार्य भी विफल हो जाता है, और यह आपकी बुद्धि का भी नाश कर देती है। मतलब बुद्धि आपकी सही से काम नहीं करती, ये आपका अर्थ हो जाएगा। अब इसमें लिखा है कि उपर्युक्त गद्यांश में युवा पुरुष की संगति के संबंध में लेखक ने क्या बताया?
तो आप लोगों को इसी से छांट के देखना है कि आप लोग देखें कि यहाँ पर युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या है। तो आप लोग देखें कि अगर आप यहाँ से देखें, किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन प्रतिदिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। तो आप ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर लिख सकते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार से अगला ये आ गए, इन दोनों में से आपको एक करना है। तो आप लोग देखेंगे कि गद्यांश का जो का नंबर था आपका हो गया। अब खा नंबर में क्या है कि इसमें दो में से आपको एक करना पड़ता है। तो खा नंबर में आ गया कि पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया गया। अभी आपका जो पहाड़ दिया है, पहाड़ शब्द, इससे आप पहचान जाएंगे कि आपका किस पाठ से दिया गया है। तो पहाड़ में आपका गद्यांश में आप क्या लिखेंगे, गद्यांश का मतलब वही है कि पाठ और लेखक का नाम। तो पाठ आपका हो जाएगा अजंता, अजंता पाठ हो जाएगा आपका। जो उसके जो लेखक हैं वो लेखक हैं आपके भगवत शरण उपाध्याय, भगवत शरण उपाध्याय, ये आपके हो गए लेखक। अब आपका आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें पद्यांश पर आधारित एक संदर्भ, मतलब एक पूरा पैराग्राफ आता है, दो में से आपको एक करना पड़ता है। तब आपका पहला आ गया कि सुनी सुंदर बैन सुधार साने सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे करी नैन दिसैन तिन्हें समुझाएं कछु मुस्काएं चली, तुलसी त्यहि अवसर सोहि सवै अवलोकति लोचन लाहुअली, अनुराग तड़ाग दे भानु उदय बिगसी मनु मंजुल कंजकली। तो अगर आपको पता भी नहीं किस पाठ से, तो आप तुरंत समझ जाएं, इसमें आ गया जिक्र हो गया तुलसीदास का। तुलसीदास अर्थात वन पथ पर, वन पथ पर आपका ये आपका हो गया शीर्षक, और इसके जो रचयिता हैं वो आपके हो गए तुलसीदास। तो आप लोगों ने इस तरह से किया होगा। तो आप सेकेंड वाला भी देखेंगे, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर। अर्थात ये देखिए, अब इसका मेन जो देश प्रेम, तो आप तुरंत समझ जाएं कि ये आपका किसका, रामनरेश त्रिपाठी का है। तो इसका लेखक पाठ क्या हो गया, स्वदेश प्रेम, स्वदेश प्रेम आपका हो गया शीर्षक, और इसके जो लेखक हैं, लेखक हो जाएंगे आपके रामनरेश त्रिपाठी। आपने इस तरह से आपको करना होता है, ठीक है। अब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक के जीवन परिचय दीजिए और उनकी एक रचना का नाम लिखिए। तब आपके 3 लेखक हैं। मैंने बताया था पिछले वीडियो में भी कि आप लोग पहला पाठ अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपका जीवन परिचय बन जाएगा। देखिए, आपका गद्यांश से रामचंद्र शुक्ल आपके पहले पाठ के हैं और इसके ये सूरदास पहले पाठ के हैं। आप लोग इन दोनों का जीवन परिचय आप लिख लेंगे, ठीक है। अब आप क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है कि संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो आप लोग या तो अनुवाद कर दें, या तो एक इसके अथवा में एक क्वेश्चन आता है क्या कि ये इसका श्लोक आता है, श्लोक का अर्थ लिखेंगे। तो ज्यादातर बच्चे श्लोक का अर्थ लिखेंगे, श्लोक के अर्थ में पूरा नंबर आपको मिल जाता है। तो श्लोक का अर्थ में कैसे, अब लिखा है कि बंधनम मरणम वापि जयोप वापि पराजया उपयत्र समो वीरा वीर भावो ही वीरता। तब से सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना पड़ता है। संदर्भ के लिए आपको समझना पड़ेगा कि बंधनम मरणम किस पाठ से आया। तो आप लोग समझें कि ये बंधनम मरणम आपका आया है वीर वीरा वीरेण पूजते, वीरा वीरेण पूजते आपका इस पाठ से है। तो आप लोग क्या लिखेंगे उसमें कि प्रस्तुत श्लोक हमारी हिंदी भाषा के संस्कृत गद्य खंड के वीर वीरेण पूजते नामक शीर्षक से उद्धृत है। ये आपका हो गया श्लोक, तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। अब भावार्थ में आप क्या लिखेंगे कि बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजया, चाहे बंधन में हो चाहे मरण में, चाहे जय हो अथवा पराजय, उपत्र समो वीरा, सभी स्थिति में वीर को समान स्थिति में रहना चाहिए, क्योंकि वीर भाव ही वीर की वीरता होती है। ये आपका हो गया अर्थ। इस तरह से आप लोग अर्थ कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 इसमें आ गया कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना हो। तो आपका प्रश्न पत्र में ये दिया है, तो इसके अलावा कोई भी श्लोक लिख दें। तो इसके अलावा एक श्लोक होता है कि वो वाला लिख दें आप, बहुत ही फेमस है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। अगर आपको ये नहीं बना तो आप लोग दूसरा लिख दें। आपको एक पत्र वाली एक कहानी पता होगी, मतलब प्रबुद्धो ग्रामीणा एक पाठ है आपके सिलेबस में कि आप दो दूरगामी चा साक्षरो नाचा पंडितः अमुखा स्फुट वक्ता चायो जनादिशा पंडितः। फिर आपको जो आपको अच्छा लगा वो आप श्लोक लिख सकते हैं। आपका 2 नंबर का, इसमें विसर्ग और हलंत का भी ध्यान देना पड़ता है। अब खा नंबर में देखें कि वाराणसी कस्याया भाषा केंद्रम अस्ति, कि वाराणसी किस भाषा का केंद्र है। तो आपको पता है कि वाराणसी में संस्कृत पढ़ाई जाती है। तो वाराणसी संस्कृते भाषाया केंद्रम अस्ति चंद्रशेखा का आसीत
तो चंद्रशेखर में आप क्या लिख सकते हैं? चंद्रशेखर स्वतंत्र पुत्र आसीत, देशभक्ता आसीत। तो आप लोग देख दें कि स्वतंत्र देशभक्ता आसीत, कि चंद्रशेखर एक देशभक्त था। अब इसमें आ गया भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति। आपको वैसे भी 4 में से 2 करने, क्योंकि लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो अगर किसी ने ये 2 नहीं किए हैं तो ये देखिए होंगे। तो इसका जो अर्थ है, लिखा है कि भारतीय संस्कृति का मूल क्या है? तो इसका मूल क्या है कि विश्वस्य सृष्टा ईश्वरा एव इति, कि विश्व में जो ईश्वर है वो केवल एक है। यही भारतीय संस्कृति का मूल है। अब इसका अगला क्वेश्चन देखें, प्रुराजा केन से युद्धम अकरोत। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है कि इस प्रुराज ने किसके साथ युद्ध किया था? तो अलक्षेंद्रेण केन की जगह में आप लिख देंगे पुरुराजा अलक्षेंद्रेण सह युद्धम अकरोध। यह आपका आंसर हो जाएगा। अब आपका प्रश्न नंबर 8 आगे लिखा, करुण रस और हास रस की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। तो करुण रस में आपका क्या मेन चीज होता है? स्थायी भाव। तो आप लोग एक ही परिभाषा वही है कि जब मतलब करुण रस की परिभाषा लिखेंगे तो करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक और हास रस का होता है हास। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? जब शोक नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग होता है तो वहां पर करुण रस होता है। करुण रस का आप उदाहरण लिख देंगे, आपको आता होगा कि मड़ी खोई भुजंग सी जन्नी, फंसा फटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। इसी प्रकार से हास रस लिख देंगे जो आपको सही लगेगा। उपमा अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार भी, उपमा अलंकार में वही उपमेय उपमान साधारण धर्म मंजू मनोहर, साधारण धर्म वाचक शब्द ये सब आता रहता है। अब इसमें उदाहरण हो जाता है क्या कि मुख मयंक सम मंजू मनोहर, फिर आप उसका स्पष्टीकरण कर देंगे। अब उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होगा कि सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर प्रभात। यहाँ पर मनहु वाचक शब्द का प्रयोग हुआ तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। ठीक इस प्रकार से आप सोरठा और रोला में भी कर देंगे। सोरठा दोहा का उल्टा होता है, इसमें 11 मतलब विषम चरणों में 11 मात्राएं, सब में 13 इसी प्रकार से रोला में भी होती हैं। रोला का एक फेमस उदाहरण है कि कृपा निधान सुजान शंभु ही की गति जानी, दियो शीस पर ठाम वाम करके मनमानी, सकुचति एचति अंग गंग सुख संग लजानी, जटा जूट हिमकूट सघन वन सिमट समानी। जो आपको सरल लगा हो वो आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है कि निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक शब्द बनाइए। मतलब आप कोई भी 3 मतलब अनु बनाना है तो अनु से आप क्या बना देंगे? अनुभव बन गया आपका। परि से परिक्रमा। अब अभि से आपका हो जाएगा अभिनय। मतलब सब सरल रहता है, एक बनाना। अप से अपमान। सु से आप कर दें सुअवसर, इस तरह से। आदि से अधिकार, इस तरह से आप लोग बना देंगे। केवल 3 से बनाना, आप चाहे इन 3 से बना दीजिए। जो आपको 3 एक बनाना था मैंने आपको बता दिया। अब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, खा नंबर, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक शब्द बनाइए। तो आप लोग देखेंगे कि पन से आपका क्या हो जाएगा? बचपन। आई तो आपका हो गया लिखाई। इस तरह से आप लोग करेंगे। आपका आ गया वट, तो वट से आप क्या बना देंगे? जैसे आपने बना दिया बनावट, आपका वट से बन गया। अब आ गया हट का हो जाएगा जैसे बाल हट। अब ता से क्या बनाएंगे आप? प्रत्यय। चपलता, उत्सुकता, कुछ भी आप बना सकते हैं। आपका प्रश्न नंबर आ गया 9 का ग नंबर। इसमें से क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 में समास विग्रह कीजिए और समास का नाम लिखिए। तो आपके सिलेबस में केवल 2 समास थे, द्वंद्व समास और द्विगु समास, उन्हीं पर आधारित ये प्रश्न आए हैं। तो पाप पुण्य, अब आप तुरंत समझ जाए कि डैश लगा होता है तो वहां पर द्वंद्व समास होता है। तो इसका कि आप जब आप समास विग्रह करेंगे तो आपका हो जाएगा पाप और पुण्य। जब और लग जाता है तो आपका हो जाता है द्वंद्व समास। ठीक है। अब 9 रत्न लिखा है, 9 रत्नों का समूह अर्थात आपका हो गया द्विगु समास। इसी प्रकार तिरंगा 3 रंगों का समूह अर्थात द्विगु समास। जलवायु, तो इसका होता है द्वंद्व समास, जल और वायु। इस तरह से आप लोग करेंगे, इसका हो जाएगा द्वंद्व समास। अब आप लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 का घा। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। मतलब 5 दिए हैं, 5 में से आपको 2 में 2 करने हैं। तो कुपूत का आपका हो जाएगा कुपुत्र। कुआं का आपका हो जाएगा कूप। और जीरण का हो जाएगा
जीर्ण, दूध का दुग्ध, कई लोग क्षीर कर देते हैं, वह होता है क्षीर अलग चीज है, दूध का होगा दुग्ध। चरण, इसका हो जाएगा चरण। आप लोगों को जो इसमें सही हो वो आप लोग आपने किया होगा। अब आपका आ गया पर्यायवाची। तो अग्नि का पौध होते हैं जैसे पावक, अनल, आग, जो आप करें। अब आपको मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ, आपका टाइम ना वेस्ट करूंगा। आम का आम्र, रसाल। किनारा का हो जाएगा जैसे आप क्या हो गया तट, तट हो गया एक किनारा का। एक हो गया तीर, तीर माने भी किनारा होता। पक्षी, विहग, खग। इस तरह से आप लोग करेंगे। संधि विच्छेद तो आपका केवल एक ही संधि थी आपकी अण संधि। तो प्रत्येक, प्रतिधन एक दीजिए, प्रतिधन एक, इस तरह से आपने। प्रत्याज्ञा, इसका पितृ, धन आज्ञा, यद्यपि, यदि धन अपि, धन अपि। प्रत्युत्तरम, प्रतिधन उत्तरम, प्रतिधन उत्तरम। ठीक है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर का ख आ गया। अब इसमें षष्ठी विभक्ति बहुवचन के रूप में पूछ रहा है जो नाम। तो आप षष्ठी विभक्ति बहुवचन में एक कॉमन रहता है, कोई भी आपका आ जाए। जैसे मधु है, इसका हो जाएगा मधु नाम। नदी है, नदी नाम। फल है, फला नाम। मति है, मति नाम। ये तो बहुत इजी आ गया था आपके पेपर में। ग नंबर, एक की धातु लकार पुरुष वचन का उल्लेख कीजिए। मतलब चारों में से एक का आपको करना है, तो मैं चारों आपको बता दे रहा हूँ क्रम से। तो आपका पठतम, तो पठतम आपका हो गया। इसमें से धातु क्या हो गई आपकी पठ, और कौन सी लकार है ये आपकी है लोट लकार, लोट लकार है। और मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष है। और कौन सा वचन, द्विवचन। इस तरह से आप लोग करेंगे, मैं आपको बता दे रहा हूँ। आहसत, आहसत आपका हो जाएगा लंग लकार, मध्यम पुरुष, बहुवचन। अपठम, लंग लकार, उत्तम पुरुष, एक वचन। हसामी, लट लकार, उत्तम पुरुष, एक वचन। हसामी के आपको रूप भी आते होंगे, हसामी, हसाव, हसाम। ये आपका हसामी हो जाता है, लट लकार में आ जाता है, उत्तम पुरुष में एक वचन के रूप में। अब आपका आ गया अनुवाद। अनुवाद में आप क्या करेंगे, आपको 2 करने होते हैं, 5 दिए हैं। सभी सुखी हों, तो सर्वे सुखिना भवन्ति, भवन्तु। आपको पढ़ा भी होगा, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। तो सर्वे सुखिना भवन्तु। बालिकाएं खेल रही हैं, छात्राएं क्रीडति, क्रीडन्ति। आकाश को पुस्तक दो, आकाशः पुस्तकम ददाति। वृक्ष से फल पत्ते गिरते हैं, तो वृक्षात पत्राणि पतन्ति। भारत हमारा देश है, तो भारतम अस्माकं देशः अस्ति। इस तरह से आप लोग करेंगे घ नंबर। अब आपका आ गया 11 नंबर में आपका आ गया निम्नलिखित में से एक विषय पर निबंध लिखिए। तो आपके जो ये निबंध दिए इनमें से आपको कोई एक करना है। मेरे हिसाब से तो जिसने देश प्रेम पर किया होगा उसको अच्छे नंबर मिलेंगे। अब आपका आ गया खंड काव्य पर आधारित। इसमें से अपने अपने जिले का होता है, तो मैं हमीरपुर जिले का मैंने इस तरह का बनाया है। तो हमीरपुर जिले में आपका कर्ण खंड काव्य और कर्ण खंड काव्य चलता है। तो इसमें से आप पंचम स्तर की कथा वस्तु या नायक का चित्रण अर्थात उसका कर्ण का चित्रण करेंगे, तो आप लोगों को पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से भी एक मेरे स्टूडेंट ने किया है, तो उसका पूरा स्कोर हो रहा है 68 70 में। तो देखिए 68 आता है, 68 से ज़्यादा भी हो सकता है या एक नंबर एक आधा नंबर कम भी हो सकता है। तो आप लोगों को इस तरह से पूरे पेपर का मैंने आपको सोल्यूशन बता दिया है। आप लोग अच्छे से तैयारी करें। अब इसके बाद आपका कला का पेपर है, फिर उसके बाद साइंस का है, तो मैं साइंस में भी आपको एक बना दूंगा वीडियो, आप लोग देख लेंगे। थैंक्स टू वॉच माई वीडियो। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो भी इस समय परीक्षाओं का दौर चल रहा है, इसमें जो वीडियो होगा आपके लिए उचित रूप से आपको नोटिफिकेशन के रूप में जारी कर दिया जाएगा। थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।